हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखेंगे आपकी जो वार्षिक परीक्षा है बच्चों, कक्षा 8वीं की वर्ष 2023 की। अभी जो वार्षिक परीक्षा आपकी 25 मार्च से चालू होने वाली है, इस परीक्षा में आपके कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण होंगे, वो हम देखेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाला है इंपॉर्टेंट प्रश्न की, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और 8वीं के भी हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब डाला है, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। और आइए आज इसमें जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट होंगे। और ये कक्षा 8वीं का गणित का एक पेपर लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें से कुछ प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस टाइप से उसके हल करना है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछेगा। विकल्प वाले प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो होंगे आपके। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है जैसे ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब होता है बच्चों, जैसे ए है इधर, है ना, तो योज्य प्रतिलोम लिखने में माइनस लग जाता है ना। जैसे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋण ए है तो इसका धन ए धनात्मक हो जाएगा। तो ए बटे बी है तो उसका क्या हो जाएगा, ऋण ए बटे बी हमारा आंसर होगा, द नंबर का ऋण ए बटे बी। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, ऋण ए बटे बी। अगला प्रश्न है आपका कि ऋण 7 धन ऋण 5 बराबर क्या होगा। तो देखो, ऋण 7 है, धन ऋण 5 है, तो दोनों में ऋण ऋण लगा तो ये ऋण और ये ऋण मिलके हो जाएंगे धन, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये 12 आएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, तो ऋण 12 आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो अधिकतम घात होती है 1, है ना। जब एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसमें अधिकतम घात सिर्फ 1 होती है। अगला प्रश्न है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है। तो ये समचतुर्भुज कहलाता है। सम मतलब सभी भुजाएं बराबर है ना, तो वो कहलाएगा समचतुर्भुज। अगला प्रश्न है कोई प्रेक्षण आंकड़ों में जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की खालिस्तान कहते हैं। तो उसे बारंबारता कहते हैं ना। अनेक बार आ रहा है तो क्या आ रहा है, बारंबार, तो बारंबारता उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका वे संख्याएं जिनमें दशमलव की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो वो अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका 400 का वर्गमूल क्या होगा। 400 मतलब किसका वर्गमूल है। तो ये 20 का वर्गमूल है। 20 गुणा 20 करेंगे हम तो 400 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो 20 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जैसे ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन खालिस्तान होते हैं। तो ये केवल ऋणात्मक ही होते हैं। जैसे ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं जो भी है उनका हम घन करेंगे तो वो ऋणात्मक ही आएगा। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो बराबर होता है लाभ। बच्चों आपको सूत्र से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सूत्र दे देगा और बोलेगा इसके बराबर क्या होता है ना। जैसे आयत का क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई गुणा क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। ऑप्शन में इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछ लिया अभी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो बराबर लाभ होता है, हमको पता है, तो लाभ हमने लिख दिए सही आंसर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो और भी मिलती रहे जो आपके फ़ायदे के लिए हों, जो आपके बहुत काम आएंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, है ना। खालिस्तान का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB यानी लंबाई ऊंचाई, है ना, सॉरी लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई और लंबाई होता है। तो ये होता है घनाभ का, है ना। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये उसका सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें कैसे प्रश्न आएंगे देखिए, ऋण 4/5 गुणा 6 बटे ऋण 6/11 को हल करना है हमको। तो ऋण क्या है, ऋण 4/5 है ना, गुणा क्या है, ऋण 6/11। तो इसको यहीं से हल कर सकते हैं हम। 6 चौके 24 और 11 × 55, तो 24/55 इसका आंसर आएगा। लेकिन हाँ, 24/55 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है यहाँ, 17 धन 6p बराबर 9। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से करते हैं, 17 धन 6p बराबर आपका है 9। तो हमने क्या लिख दीजिए, 6p बराबर क्या आ जाएगा, 9 ऋण 17 हो जाएगा। ये 9 ऋण 17 हो गया तो p, अब p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 8 बचा, मतलब ऋण 8 बचा, बचे 6 बच गया, है ना। 6 आ गया, काट देंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी ऋण 4/3 आपका सही आंसर होगा। तो ऋण 4/3 इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं।
अगला प्रश्न है जैसे क्या एक समबाहु त्रिभुज समबहुभुज है और क्यों है? तो हाँ, देखो समबाहु जो त्रिभुज होता है ना, जिसकी भुजाएं समान है, तो समबाहु त्रिभुज क्या है? ये एक समबहुभुज भी है ना। कैसे है? क्योंकि समबहुभुज त्रिभुज में भुजाएं तथा कोण के माप बराबर होते हैं ना। ये देखो भुजाएं और कोण क्या होती है, सब इसमें बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या है? समबहुभुज भी है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 35 का वर्ग होता है, ज्ञात करना है हमको, तो हम इसको डायरेक्ट 35 गुणा 35 कर सकते हैं। वर्ग हमारा आ जाएगा 1225। या अगर इसको ऐसे भी करना चाहो तो तोड़ के भी कर सकते हैं, 30 धन 5, फिर कोष्टक में 30 धन 5, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। एक 30 को बाहर निकाल दिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट गुणा भी आप इसका कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका यहाँ 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 729 का घनमूल निकालेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे हम, है ना। तो 3 से भाग जाएगा, तो कितने बार जा रहा है इसका? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना, इतना जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। घनमूल बोला है तो 3 3 के जोड़े बनाना है। तो कितने जोड़े बने? 3 गुणा 3, 2 जोड़े बने, और 3 3 का आता है 9। मतलब 729 का घनमूल क्या होगा? 9 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमको देना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये साधारण ब्याज का सूत्र है। अगला प्रश्न है आपका, द्विपदों को गुणा कीजिए। तो क्या है? y ऋण 8 और 3y ऋण 4, इसको हमको गुणा करना है। तो देखो y ऋण 8, तो पहले हम ये y का गुणा किस में कर देंगे? 3y ऋण 4 में, फिर 8 का गुणा 3y ऋण 4 में कर देंगे। कर दिए। तो देखो y का गुणा 3y के साथ, तो ये हो गया y गुणा 3y, फिर y का गुणा 4 के साथ, तो y का गुणा ये ऋण 4 हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 8 का गुणा 3y के साथ करेंगे, फिर 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिए इस प्रकार से। तो क्या आएगा? देखो 3y का गुणा, ये y का गुणा ऋण 3y के साथ करेंगे, तो 3y वर्ग हो गया ये, है ना। फिर ये 4y हो गया, फिर इसका 8 दिया 24, तो 24y हो गया, और 8 चौके ये 32। तो इस प्रकार से ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इसको हमको जोड़ने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 5 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा क्या होता है? घन की भुजा कितनी है? 5 मीटर, है ना। कितने दिया है? 5 मीटर भुजा दिया है। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन। भुजा का घन मतलब जो भुजा दी है उसका घन कर दो, तो भुजा है 5 मीटर, तो 5 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन, भुजा का घन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 10 की घात 3 का मान कितना होगा? तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कर देंगे। 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा दिए, और 1 गुणा 1 कितना होता है? 1, यानी 1000 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1000 हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसका गुणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। व्यंजक क्या है हमारा? p वर्ग ऋण 10p धन 21। इसका व्यंजक कैसे गुणनखंड इसका कैसे करेंगे हम? तो देखो p वर्ग तो है ना। 10 को हमने तोड़ दिए किस में? 7 धन 3 में, तो 7 धन 3 पी हो गया ये, और 21 तो 21 है ना। तो उस प्रकार से हमने इसको तोड़ा। अब पी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 7 का गुणा पी से तो 7p, और 3 का गुणा पी से तो 3p। इस प्रकार से हो गया। अब देखो पी ऋण 7 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 3 बाहर है, पी ऋण 7 यहाँ आ गया, मतलब 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 3 7 21 होगा। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिए। अब देखो यहाँ क्या आया? सॉरी क्यू है ना। क्यू ऋण 3, फिर क्यू ऋण 7, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो क्यू का गुणा क्यू से होगा, तो क्यू वर्ग हो गया, है ना। फिर क्या हुआ? देखो 3 और 7 कितना हो गया? ऋण 10 क्यू हो गया, है ना। और 7 दिया कितना हो गया? 21 आ गया। तो इसके गुणनखंड कैसे हो गए? तो क्यू ऋण 3 और क्यू ऋण 7 इसका गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न है जैसे, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3, यदि उनमें 18 है, उनका अंतर कितना है? 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या है? देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5 और 3, तो 5x और 3x हमने मान लिया उसको। अंतर कितना है? 18, तो क्या हो गया ये? 5x ऋण 3x बराबर 18, ये अंतर हो गया, है ना। तो 5x और 3x कितना में घटा दिए, तो कितना हो गया? 2x बराबर 18। तो x बराबर क्या हो गया? 18/2, 2 एकम 2, 2 नियम 18। तो x बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। तो पहली संख्या कितनी है? 5x,
तो 5 गुणा x बराबर कितना है 9, तो 5 9 45 हो गया। दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3 गुणा 9 बराबर 27 हो गया। तो 45 और 27 ये अभिष्ट संख्याएं होंगी, मतलब हमारी जो संख्या है वो 45 और 27 होगी। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण ए और बी हैं, है ना, कितने हैं ए और बी हैं, कोण 3:2 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है 3:2 है ये, है ना। अब देखिए क्या है, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 3x और बी बराबर हमने मान लिए 2x। तो कोण क्या होते हैं सभी के जो आसन्न कोण क्या होते हैं एक दूसरे के संपूरक हो रहे हैं। तो 3x धन 2x बराबर 180 हो गया। तो 5x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/5, काट देंगे। 5 तिया 15 और 5 छः 30, यानी 36 अंश, एक बराबर 36 अंश आ गया, x बराबर 36 अंश। तो यहाँ क्या है पहला देखो, a बराबर 3x है तो 3 गुणा 36 यानी 108 आ गया, और b बराबर 2x है तो 2 गुणा 36 बराबर 72 आ गया ना। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे तो 108 अंश के होंगे दोनों, कोण बी और कोण डी बराबर होंगे तो ये 72 अंश के होंगे। तो इस प्रकार से दोनों का मान हमने निकाल लिया। अब देखते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को 6 तरीके से फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें 6 अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने आएंगे हमारे 6 ही आएंगे। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाले परिणाम से अभाज्य परिणाम क्या होगा 1 3 और 5 होगा। मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सी, उसमें 1 है 3 है और 5 है। तो ये 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं हमको। तो देखो अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई 3, है ना, मतलब 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं और 3 प्रकार से नहीं भी हो सकते। तो देखो 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे परिणाम की कुल संख्या। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है 3, और कुल परिणाम कितने हमारे 6, है ना। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 हमारा उत्तर होगा। तो क्या होगा कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 होगी। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल है आपका, 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध हो गई, है ना। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है। देखो अंकित मूल्य हमको दिया है 15,000, विक्रय मूल्य दिया है 14,400। तो बट्टा बराबर क्या होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो हमने बट्टा ज्ञात कर लिया, कितना आया 600 आया। अब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, है ना। तो बट्टा कितना है हमारा 600 गुणा 100 बराबर अंकित मूल्य कितना है 15,000 है इतना। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ भी एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना। 15 एकम 15, 15 चौके 60 कट गया, है ना। यानी 4% हमारा क्या आ गया बट्टा प्रतिशत आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः बट्टा कितना है 600 और बट्टा प्रतिशत 4%। देखिए बच्चों यहाँ 8वीं के आपको इतने सारे मॉडल प्रश्न पत्र और हैं, तो ये सारे मैं करवाऊँगा। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ये सब आपको मिल सकें। धन्यवाद।